वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे रोज सुबह के 4 बजे ये डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर आपको दिए जा रहे हैं, तो ये करंट अफेयर आप देखना बिल्कुल ना भूलेंगे। आज ये करंट अफेयर लेकर आए हैं आपके लिए और ये 66 बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट का, जिसमें करीब 10 प्रश्न हैं। आप भी यहाँ पे उत्तर कर सकते हैं अगर आपको उसका उत्तर पता है तो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग एजेंसी फिच, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन FY 2021 टू 2022। यानी कि रेटिंग एजेंसी है फिच, जिसने कि मुताबिक यहाँ पे 2021 से 2022 तक में भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया है। आंसर करेंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पे जल्दी से। अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। दोस्तों आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट्स ए 9.5%। ध्यान रखिएगा, फिच रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अगर हम बात करें 2020-21 में, जी हाँ, इन्होंने एक अपना इंडेक्स जारी किया है जिसमें कि भारत का जीडीपी जो है, जी हाँ, जीडीपी जो है वो 5% से घटकर, जी हाँ, 5% से 5% से घटकर नीचे आ सकती है, मगर अगले वित्त वर्ष करीब 9.5%। ठीक है, ध्यान है, लिख लीजिएगा अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो 9.5% की वृद्धि का अनुमान बताया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि फिच रेटिंग एजेंसी वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आने का अनुमान जताया है। एजेंसी ने हाल ही में जो एक अपना चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी को लेकर यहाँ पे जो भी कार्रवाई की है, उसके कारण है जो कि आई गिरावट है इस कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, यहाँ पे इसकी अर्थव्यवस्था में धीमी तेजी बताई थी, जिसमें कि अभी भारत ने अपने 5% जो है वो जीडीपी का लॉस किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एजेंसी ने कहा है कि जो कमज़ोर वित्तीय सेक्टर है और लेबर मार्केट जो है उसमें सुधार होने की काफ़ी आशंकाएं हैं, ऐसा मानना है फिच रेटिंग एजेंसी का। अब यहाँ से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा कि फिच एजेंसी के बारे में, फिच रेटिंग एजेंसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी वो भी आपके लिए लेकर आए हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो आपको बताना है इट्स न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। सीईओ कौन है यहाँ के, तो ये है दोस्तों पॉल टेलर। जी हाँ, 2 अप्रैल 2012 से ये यहाँ पे कार्यरत है। रेवेन्यू दोस्तों फिच एजेंसी का जो है 170 करोड़ USD है। और ये इसके फाउंडर कौन है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो इनका नाम है दोस्तों जॉन नोल्स फिच। नोट कर सकते हैं, इट्स जॉन नोल्स फिच। फाउंड कब किया गया था इस एजेंसी को, तो 1914 में, जो कि न्यूयॉर्क में इसको फाउंड किया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ से दोस्तों। इसकी कुछ सब्सिडीज कंपनी भी हैं, जैसे कि फिच सॉल्यूशन और फिच लर्निंग। ठीक है, तो ये इसके सारे तथ्य हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कि गुजरात के गिर के जंगलों में, देखिए गिर जो है एक वन्य अभ्यारण्य भी है गुजरात का, आप सभी को पता होना चाहिए। गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गुजरात से रिलेटेड चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस होगा है आपके एग्जाम के व्यू से, है ना। तो कैपिटल है दोस्तों गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर अभी है यहाँ के विजय रूपानी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और यहाँ का जो लिटरेसी रेट है दोस्तों गुजरात का वो 78% ही है लगभग। ठीक है, और पॉपुलेशन यहाँ की 6 करोड़ की है। तो ये सारे अपडेट हैं, और ये एरिया भी जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है जीके में आपका। ठीक है, तो गुजरात का जो क्षेत्रफल है वो 1,96,000 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ पूछा गया है क्वेश्चन कि 2015 में शेरों की संख्या के मुकाबले बढ़कर अब कितनी हो गई है, तो ये उसके मुकाबले अब बढ़कर कुल 674 हो गई है। ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। दोस्तों गुजरात जो है एक गिर वन क्षेत्र में पाए जाने वाले इन शेरों की संख्या में इजाफा किया बताया जा रहा है, और जब राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है, वन विभाग की तरफ से एक हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार सौराष्ट्र सोमनाथ, ये भी आप नोट कर सकते हैं, सौराष्ट्र जो कि गुजरात को ही कहते हैं, जी हाँ,
सोमनाथ, सोमनाथ का मंदिर है दोस्तों यहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। सौराष्ट्र सोमनाथ, अमरेली, नोट कर सकते हैं ये सारे जगहों के नाम। अमरेली है ना, अमरेली, इट्स अमरेली, ओके। भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर और जामनगर, जामनगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ से, जामनगर और बोटाब, ये भी नोट करें, जी हाँ बोटाब, ठीक है, बोटाद है ये एक्चुअली, और मोरादी और सुरेंद्र नगर, ये जितने भी जिले हैं, ये जितने जिलों का नाम मैंने लिया यहाँ पे, ये सभी के सभी क्या है तो दोस्तों ये गिर में, यानी कि आपके जो गिर वन क्षेत्र है, जी हाँ, उसमें करीब 161 नर, जी हाँ करीब 161 नर शेर है ना, यानी कि जो शेर हैं, और 260, जी हाँ मादा यानी कि शेरनी, जी हाँ ये नोट कर सकते हैं। और दोस्तों 45 जो है कि अवयस्क हैं, यानी कि बच्चे हैं इनके, ठीक है, और 49 अवयस्क मादा शेर भी पाए गए हैं। कितने? 49, सॉरी 49। तो ये टोटल मिला के दोस्तों 674 शेरों की काउंटिंग यहाँ बताई गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हाल ही में इसका अपडेट दिया गया था, जी हाँ गिर जंगल के क्षेत्रों से। गुजरात के बारे में मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट दे दिया है, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। खासकर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर का नाम और कैपिटल, ये 3 चीज़ तो आपको इंपॉर्टेंट होता है याद रखने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, जितने भी क्लास 5 तक के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, उनको स्कूल में और ना तो ऑनलाइन, ठीक है, ना ही स्कूल और ना ही ऑनलाइन, यानी कि इनकी क्लासेस का यहाँ पे सीधे इनको बैन कर दिया गया है। ये अब ये ना तो पढ़ाई करेंगे कक्षा जो हाँ 5 तक के बच्चे, ठीक है। तो कर्नाटक सरकार ने यह यहाँ पे लिया है दोस्तों फैसला, जी हाँ आंसर कर सकते हैं, इट्स एक कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने और स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और 2020-21 का जो शैक्षणिक वर्ष होगा दोस्तों, उसके लिए फीस बढ़ाने पर रोक भी लगा दी गई है। यह निर्णय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा लिया गया है, और जो भी अभिभावक हैं इसके लिए आप शिकायत भी जरूर कर सकते हैं कर्नाटक सरकार को, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये एक अच्छी पहल है कर्नाटक सरकार की। अब कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ तथ्य आपको याद रखने होंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। पॉपुलेशन जीके में पूछेगा, ठीक है, और यहाँ का पॉपुलेशन करीब 6 करोड़ 41 लाख है, ये आप ध्यान रखेंगे। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे दोस्तों वीएस येदियुरप्पा, ये भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता तो देता हूँ, लेकिन आपसे जब क्यूज कराता हूँ ना, तो उस समय इन सब चीज़ों को याद रखें। क्यूज में आपसे मैं बोलूँगा नीचे कमेंट कीजिए आंसर, और आप लोगों के कमेंट भी देखे जाते हैं यहाँ पे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान कर से इसको नोट जरूर करेंगे। कैपिटल है दोस्तों बेंगलुरु, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यहाँ का, और लिटरेसी है दोस्तों यहाँ पे 75.36%। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। गवर्नर है यहाँ के दोस्तों वाजूभाई वाला, ठीक है। तो ये कम से कम इतने तथ्य आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद जरूर रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन, जी हाँ महासंघ ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को वापस ले लिया है? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने, चलिए ये दोस्तों IWF के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी जरूर होना चाहिए, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के बारे में मैं बताऊंगा, अभी इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। इसका आंसर होगा दोस्तों इट्स अ सी, नोट कर सकते हैं संजीता चानू, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, IWF हैज़ विड्रॉल द चार्जेस ऑफ डोपिंग अगेंस्ट विद द इंडियन वेट लिफ्टर, वो भारतीय एक वेट लिफ्टर थी, जी हाँ, जिनका नाम है संजीता चानू। आपको मैं बता दूं कि इनके ऊपर आरोप लगे थे, उनके नमूनों में एक रूपता नहीं पाए जाने के कारण ये खारिज कर दिया गया, यह चेकिंग होने के बाद सब कुछ। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी है इस खिलाड़ी को, जी हाँ, इस खिलाड़ी ने माफ़ी मांगने और मुआवजा देने की मांग की है, और यह फैसला IWF ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा की सिफारिशों के आधार पर किया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे IWF के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर रखना होगा, जी हाँ, क्योंकि इन्होंने ही ये आरोप लगाए हैं और इनके ऊपर इन्होंने, जी हाँ, अपना मानहानि का भी मुआवजा मांगा है। तो हेडक्वार्टर है दोस्तों यहाँ पे, इसका लिख लीजिएगा IWF का,
जी हाँ, हंगरी में, ठीक है। कहाँ पे? बुडापेस्ट, नोट कर लीजिएगा। और प्रेसिडेंट है दोस्तों इस IWF के कौन? तो उर्सुला पापांद्रे, नोट कर सकते हैं, जो कि एक एक्टर है दोस्तों। यहाँ पे एब्रीविएशन है IWF का, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ठीक है। ये दोस्तों फाउंड किया गया था 1905 में। ये भी आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, स्टार मार्क लगा सकते हैं यहाँ पे इसको लिए, ठीक है। और एफिलिएशन है इसका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से, तो ये आप थोड़ा सा जरूर पॉइंट नोट कर लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए। टाइप ऑफ बिजनेस है स्पोर्ट्स के लिए, तो थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ बॉडी भी है, जहाँ हर राज्यों की, हर देश में, ठीक है, इसमें आपका सरकार का भी हिस्सेदारी होता है और सरकार भी इसके ऊपर पैसे खर्च करती है। चलिए, इतना काफ़ी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देखिए योजनाओं के बारे में तो खासकर आप लोग जरूर पढ़ा करें, है ना दोस्तों, क्योंकि देखिए क्या होगा ना, एग्जाम जब आएंगे तो योजना करके आप लोग नोट्स बनाना शुरू करेंगे। तो अभी से ही जितनी योजनाओं हो रही हैं, हर साल का योजना, जो भी योजना शुरू किया जाता है, उन सभी योजनाओं के बारे में आप याद रखा करें। तो ये है दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद से ज़्यादा उपज, ये कहने का मतलब है ड्रॉप मोर क्रॉप के मद से चालू वित्त वर्षों में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? How many crore rupees have been allocated to the state in the current financial year by the central government under the Pradhan Mantri Krishi Irrigation Scheme under the head per drop more crop? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये करीब 4000 करोड़ का यहाँ पे दिया गया है दोस्तों इस योजना के लिए। ड्रॉप मोर क्रॉप की जो क्रियान्वयन है, जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, जी हाँ, ये आप नोट कर सकते हैं। और ऑपरेशन एंड द फार्मर वेलफेयर को भी दी गई है इसके लिए जिम्मेवारी। इसका लक्ष्य है दोस्तों कि जो भी ड्रिप या छिड़काव होते हैं खेतों में सिंचाई के समय, सिंचाई के विभिन्न तकनीकों के माध्यम से यहाँ किसानों को कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा खेतों की सिंचाई हो सके और उसके लिए सक्षम बन सके। जी हाँ, पानी का कम खर्च होना, इसके लिए यहाँ पे ये कुछ ऐसे सिस्टम लाए गए हैं इस योजना में। लघु सिंचाई, जैसे कि माइक्रो इरिगेशन कहते हैं उसको, जी हाँ, इन तकनीकों से केवल पानी की ना की बचत होती है, बल्कि उर्वरक और श्रमिकों की भी कम लागत लगती है। यह तकनीक दोस्तों एक्चुअली जो लागत होती है इसे, ये इसमें कटौती और मददगार भी होती है। किसानों को इसमें सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। जो किसान अपने खेतों में मजदूर लगा के जब कटनी करते हैं, उस समय भी उनकी कमी थोड़ी कम होगी। तो ये अपडेट था। यहाँ पे 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है दोस्तों, जी हाँ, इस चालू वित्त वर्ष में हर राज्यों के लिए। तो 4000 करोड़ याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत दिया गया है। ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि इसका मतलब होता है हर बूंद से ज़्यादा उपज। लेकिन अब यहाँ से कुछ तथ्य आपको नोट करने होंगे, वो क्या है दोस्तों? तो देखिए, इसको शुरुआत किया गया था दोस्तों इस योजना को 1 जुलाई 2015 को, ठीक है। उस समय इसकी थीम रखी गई थी हर खेत को पानी, ठीक है। अब यहाँ पे हर खेत को पानी के अलावा बोला गया ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, यानी कि खेतों में कम पानी का उपयोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका मोटो क्या था? हर खेत पानी का। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू एक्सपेंड द कल्टिवेटेड एरिया टू एश्योर द इरिगेशन, रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर एंड द इम्प्रूव वाटर, है ना। पानी और सिंचाई को लेकर ही इसके बारे में सबसे बड़ा मुख्य रखा गया इस योजना के तहत कि सिंचाई में कम मजदूर लगे, कम पानी, खेती होने में पानी का खर्च हो, ये सारे अपडेट दिए गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस 2015 में इसका थीम था हर खेत को पानी, और अभी यहाँ पे कहा गया है दोस्तों 2020 के लिए ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, एक ही बात है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज हैज वर्ल्ड बैंक गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल? देखिए, वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के बारे में जरूर आप पढ़िएगा। जी हाँ, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने दिया है, जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने ये कोविड-19 पेंडेमिक से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इस राज्य को कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है यहाँ से? तो याद रखेंगे दोस्तों,
इट्स अ 1950 यानी कि 1950 करोड़ रुपए का पश्चिम बंगाल सरकार को यहाँ पे दिया गया है सिर्फ, जी हाँ, वर्ल्ड बैंक के थ्रू। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राशि जो है कोविड-19 से निपटने और विकास कार्यों में लगाने के लिए दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 850, जी हाँ दोस्तों, 850 करोड़ जो है वो विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी, जबकि करीब 1100 करोड़ रुपए जो है वो औद्योगिक और जो कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जी हाँ, उनको तैयार करने के लिए खर्च करेगी। तो ये अपना इन्होंने एक खाका भी तैयार कर लिया है कहाँ कहाँ खर्च करना है। ये अच्छी बात है, क्योंकि ये पैसा जो है केंद्र सरकार नहीं दे रही है, इसको वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है तो इसका वो कुछ ना कुछ परसेंटेज भी रखेगा अपने पास, लेगा ही इस ऋण का, तो इनको चुकाना पड़ेगा इस गवर्नमेंट को। दोस्तों यहाँ पे इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं, आप ये देखिए, हेडक्वार्टर अगर पूछे दोस्तों, है ना, हेडक्वार्टर पूछे वर्ल्ड बैंक का, तो आपको बताना है वाशिंगटन डीसी। जो भी नए छात्र हैं वो प्लीज़ देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बार बार आप लोगों से पूछता हूँ जब मैं इन सारे डेटाज को नहीं देता हूँ कि उसमें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो वर्ल्ड बैंक खुद ही है, इसका समूह है जिसमें कि करीब 179 कंट्रीज शामिल हैं दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। और 173 कंट्रीज जो हैं दोस्तों यहाँ पे IDA के थ्रू अपडेटेड हैं दोस्तों। इसको फाउंड किया गया था 1944 में, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। सब्सिडीज कंपनी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और फाउंडर है इसके दोस्तों जॉन मैनार्ड केन्स और हैरी डिक्शर वाइट। ये आप नोट कर लीजिएगा इनके नाम। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बनता है तथ्य आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो प्लाज्मा थेरेपी देखिए भारत में भी की जा रही थी, ठीक है। और इस संक्रमण से लड़ाई के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले एक थोड़ा सा ध्यान, एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा जो कि कोरोना के वायरस को लेकर है, कि ये जो है इसके प्रकार है दोस्तों, करीब 11 प्रकार के ये वायरसेस होते हैं, जिसमें कि भारत में यहाँ पे करीब 7 प्रकार के वायरसेस देखे गए हैं उन सभी मरीजों में जिनके इलाज चल रहे हैं। अब ये हर देश में एक समान नहीं होता है, हर देश के हर लोगों में हर इम्यूनिटी सिस्टम के अनुसार ये अपना आकार बदलता है कोरोना। तो इसलिए भी इसका टाइम लग रहा है, जो कि एंटीटोड बनाने में थोड़ा हर गवर्नमेंट अभी लगी हुई है, हर देश लगा हुआ है इसका एंटीटोड बनाने में। तो प्लाज्मा थेरेपी जो दिल्ली सरकार ने, हमारे केजरीवाल सरकार ने भी इसको इस्तेमाल किया और बहुत सारे लोग ठीक भी हुए। लेकिन जब टाइप बदलने लगा कोरोना अपना, तो कुछ लोगों को उससे ठीक नहीं हो रहे थे प्लाज्मा थेरेपी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सा ऐसा देश है जो कि इस थेरेपी को इस्तेमाल कर रहा है? तो वो है दोस्तों, जी हाँ, बांग्लादेश। नोट कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, बांग्लादेश है। और ये ऑनलाइन उपलब्धता शुरू किया है दोस्तों, ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वो है शेख हसीना, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद अब्दुल हमीद। ये आप नाम नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ओके। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं और प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद अब्दुल हमीद। दोस्तों यहाँ से जुड़े हुए कुछ तथ्य मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि इसका जो कैपिटल सिटी है बांग्लादेश का वो ढाका है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और करेंसी है दोस्तों जो कि बांग्लादेशी टका कहते हैं इसको, तो ये कैपिटल और ये करेंसी जरूर याद रखिएंगे, ओके। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री हैं और जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मर्जर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्नलिखित में से कौन है? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द मर्जर, एक एजेंसी है दोस्तों जो कि यहाँ पे इसका इंडेक्स तैयार की है 2020 का, तो कॉस्ट लिविंग सर्वे, जी हाँ, उन शहरों के नाम का यहाँ पे पूरा व्याख्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया फॉर द माइग्रेंट्स? बिल्कुल, प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है दोस्तों मुंबई। ए कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ मुंबई। महाराष्ट्र का ये शहर है मुंबई, जो कि 2020 के तहत रहन सहन की और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है सर्वे के अनुसार
वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई में 60वां सबसे महंगा शहर है पूरे विश्व का। जी हाँ, ये नोट कर सकते हैं आप लोग, विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया में इसका स्थान, जी हाँ, एशिया में अगर पूछे तो इसका स्थान 19वें नंबर पे है सबसे महंगे शहरों में। दोस्तों सर्वे के अनुसार एक चीज़ और नोट कर सकते हैं आप लोग, भारतीय शहरों के जो अनुसार मुंबई जो है सबसे महंगा शहर है। जी हाँ, अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे 1 नंबर पे है सबसे महंगे शहरों में। इसके बाद नई दिल्ली है दोस्तों, ठीक है, जी हाँ, न्यू दिल्ली भी है, क्योंकि ये दोनों ही महानगर है। और यहाँ पे दूसरे स्थान पे नई दिल्ली है, जो कि विश्व स्तर पे अगर पूछे इसका स्थान तो आपको याद रखना है 101 है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा क्या है, 101 है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लेंगे आप लोग, क्या है तो 101वां स्थान है। और जो चेन्नई है ना, चेन्नई, क्योंकि चेन्नई भी एक महानगर है, यह भी आप नोट कर सकते हैं। चेन्नई तीसरे स्थान पे भारत में, लेकिन अगर विश्व स्तर पे बात करें तो इसका 143वां स्थान है महंगे शहरों में, ये भी एक महंगा शहर हुआ। और इस सर्वे के अनुसार जो बेंगलुरु सिटी है दोस्तों, जो कि कर्नाटका का, जी हाँ, कैपिटल सिटी होता है, और कह सकते हैं सिलिकॉन सिटी भी कही जाती है, हैदराबाद, बेंगलोर, ये सब सारे, ठीक है, तो ये 171वें स्थान पे है विश्व भर में, ठीक है। उसके बाद कोलकाता, जी हाँ, कोलकाता भी है, कम ये सस्ता तो है पूरा राज्य वेस्ट बंगाल, लेकिन 150वें स्थान पे है। तो ये सारा आंकड़ा है भारत के शहरों का, जो कि कॉस्टली शहरों के अनुसार आता है। सबसे महंगा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता, ठीक है, नाम नोट कर सकते हैं। और वर्ल्ड लेवल पे भी इसका आप लिख लीजिएगा कि क्या रैंक रहा है। ये मर्सर जो है दोस्तों एक एजेंसी है, जिसके बारे में आपको यहाँ पे मैंने बताया है, क्योंकि मुंबई के बारे में बताया है, क्योंकि क्वेश्चन मुंबई से है, ठीक है। तो कैपिटल मुंबई है महाराष्ट्र का, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यार, और यहाँ के जो फॉर्मेशन हुई थी दोस्तों 1 मई 1960 को, इस महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, सेक्स रेशियो अक्सर एग्जाम में पूछता है यहाँ का, तो 1000 लड़कों पर यहाँ पे 929 ही लड़कियाँ हैं, तो ये एक बहुत ही आंकड़ा गिरा हुआ है यहाँ का, ठीक है। सेक्स रेशियो भी कम है बहुत। लिटरेसी रेट यहाँ पे 82% है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे अपडेट यहाँ से आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु का गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? विच कंट्री unnamed the submersible has the recently set the record of the diving under the ocean, the world's deepest point? सबसे गोताखोरों में सबसे नीचे तक जाने का कीर्तिमान किसने बनाया है? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स अ बी, चाइना ने। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, चीन के मानव रहित सबमरीन ने यहाँ पे हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान अपने नाम किया। जी हाँ दोस्तों, सबमरीन यहाँ गहरे पानी के भीतर जा सकने वाली एक मशीन है, जिसका इस्तेमाल प्रायः वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। दोस्तों इसमें चीन ने सबमर्सिबल हाइडू 1, नोट कर सकते हैं दोस्तों, हाइडू 1, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे इनका नाम। हाइडू 1 ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मरियाना ट्रेंच, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है, मरियाना ट्रेंच, ठीक है, याद रखिएगा। मरियाना ट्रेंच जो कि सबसे गहरा गोता है, यहाँ पे सबसे गहराई है प्रशांत महासागर की, तो यहाँ पे इन्होंने गोता लगाया है हाइडू 1 ने, जो कि चाइना का है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो चाइना से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे यहाँ पे तो आप ध्यान रखेंगे, करेंसी पूछ सकता है जो कि रेनिनबी है, और कैपिटल यहाँ का बीजिंग है। पॉपुलेशन हमारे देश से थोड़ा ही ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, 139 करोड़ की वहाँ जनसंख्या है, 40 करोड़ की लगभग, और यहाँ पे चाइनीज़ बोली जाती है भाषा दोस्तों, ठीक है। प्रेसिडेंट हैं दोस्तों जिंग जिनपिंग, ये नोट कर सकते हैं आप लोग, यहाँ के क्या है तो प्रेसिडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। Which state government has launched the रोजगार सेतु portal to find the employment for the migrant workers? किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल का लॉन्च किया है? तो आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, मध्य प्रदेश सरकार ने। नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या होगा, इट्स अ डी, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ अगर सवाल पूछे यहाँ से, तो इसका कैपिटल सिटी भोपाल होता है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं लालजी टंडन, और यहाँ पे कुल 52 क्या है तो डिस्ट्रिक्ट हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए एक एप्लीकेशन का लॉन्च किया है, एक पोर्टल का लॉन्च किया है दोस्तों, ठीक है। ये है रोजगार सेतु पोर्टल। ये रोजगार सेतु पोर्टल पे जो भी आप जाएंगे, जो भी प्रवासी मजदूर हैं, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे पोर्टल की शुरुआत होगी। इसमें सभी प्रवासी मजदूरों को पंजीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस पोर्टल पर करीब 7 लाख, ये डेटा नोट कर लीजिएगा, 30,000 ना 30,000, ठीक है, 30,000 प्रवासी श्रमिक जो हैं और 5 लाख, जी हाँ 5,79,000 जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनको पंजीयन किया जा चुका है। पोर्टल में 5,246 ऐसे लोगों का पंजीयन किया गया है जो कि इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। कितने लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, 5,246 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। ये क्या करेंगे, इनको रोजगार देंगे। अब ये कैसे लोग हैं, तो इनका जैसे कि मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम है या फिर खेती का काम है, जिनको मजदूरों की ज़रूरत है, तो वैसे लोग यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। तो ये करीब 5,246 लोग हैं। तो ये एक आंकड़ा था जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पे दी है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आज का ये सारा वीडियो का जितना भी क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। और वीडियो कैसा लगा एक लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपकी तैयारी में जुड़े रहें और आपकी तैयारी करा सकें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। शाम को 6 बजे जरूर मिलेंगे।